हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शासन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और जानते हैं। यह है हमारा पाठ 10 शासन। बहुत समय पहले अवध राज्य में एक राजा शशांक राज करते थे। राजा का नाम क्या था? शशांक, जो राज्य करते थे। उनके 3 बेटे थे, बहुत बुद्धिमान थे। बेटों की एक क्वालिटी थी, वह क्या थी? गुण था बुद्धिमान। वे तीनों बेटे बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन राजा ने उन्हें परखने की वजह से अकेले में बुलाया। राजा उन्हें जानना चाह रहे थे और उन्हें अकेले में बुलाकर पूछा, यदि मेरा कोई विश्वसनीय दरबारी गद्दार निकले तो मुझे क्या करना चाहिए? राजा ने उन तीनों से एक सवाल किया कि अगर मेरा कोई दरबारी गद्दार निकले, जो मुझसे धोखा करने वाला गद्दार हो, तो उसका क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति की तो गर्दन काट देनी चाहिए। बड़े लड़के ने आवेश में आकर कहा। जो बड़ा बेटा था उसने उत्तर दिया कि जो ऐसा व्यक्ति हो, गद्दार हो, उसकी आप गर्दन काट दीजिए। और बड़े गुस्से में उसने ये जवाब दिया। ऐसे व्यक्ति के साथ दया की कोई गुंजाइश नहीं रहती, मंझले लड़के ने कहा। मतलब बीच वाला जो बेटा था उसने कहा, ऐसा व्यक्ति जो गद्दार हो, उसके लिए दया भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। ऐसा बीच वाले लड़के ने कहा। सबसे छोटा लड़का जो था वो मौन खड़ा था, मतलब वह चुपचाप खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, इस बारे में तुम्हारी राय क्या है? अब जो तीसरा, जो सबसे छोटा लड़का था, उससे राजा ने पूछा कि भाई तुम बताओ, तुम्हारी इस मामले में क्या राय है, तुम्हारा मत क्या है? उसने उत्तर दिया, पिताजी, ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा देना तो उचित है, लेकिन पहले यह भले भांति जांच लेना चाहिए कि जिसको सजा दी जा रही है वह सचमुच दोषी भी है या नहीं। अब वह कहता है कि हाँ, मौत की सजा देना तो उचित है, यह सही है, लेकिन उससे पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि उसे जो सजा मिल रही है वह उसका दोषी है या नहीं, उसने वह कार्य किया है या फिर नहीं, ये बात आपको जान लेनी चाहिए। वह किस लिए? बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा। और वह किस लिए जान लेनी चाहिए? यह बात बड़ा भाई अपने छोटे भाई से सवाल करके पूछता है। छोटे भाई ने उत्तर दिया, वह इसलिए ताकि किसी निर्दोष को सजा ना मिल जाए। वह कहता है इसलिए जान लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम गुस्से में, आवेश में आकर किसी निर्दोष को सजा दे दें। इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद आती है, जब सजा देने वाला बाद में पछताया था। वह कहता है कि मुझे इसी का एक उदाहरण याद आता है कि जब एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देने के बाद में एक व्यक्ति को बाद में अपने किए का पछतावा होता है। यह घटना इस प्रकार से विदर्भ देश के राजा के पास एक तोता था। यह घटना कहाँ की है? विदर्भ देश की, जहां के राजा के पास में एक तोता था। तोते का नाम था हिमशुक। तोते का नाम क्या था? हिमशुक। वह राजा का पालतू तथा बहुत बुद्धिमान पक्षी था। वह राजा के पालतू होने के साथ साथ उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वह अपनी बुद्धि का परिचय हमेशा दिया करता था। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, मतलब उसे बहुत सारी भाषाओं की नॉलेज थी। राजा को तोते पर अटूट विश्वास था। वह कई मामलों में उससे सलाह भी लेता था और तोता पूरी ईमानदारी के साथ निष्पक्ष राय देता था। तोता इतना बुद्धिमान था तो राजा उस पर आंख बंद करके अटूट विश्वास करता था। राजा बहुत सारे राजनीतिक मामलों में भी उस तोते की मदद लेता था। उस तोते की मदद से वो बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया करता था और तोता भी अपनी पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का
पालन किया करता था। एक दिन हिमशुक जंगल की ओर गया। वहां उसे उसके पिता मिल गए। किसको मिल गए? तोते को। उसने कहा, बेटा हिमशुक, एक बार घर चलो। अब पिताजी जब इतने समय बाद मिले और पिताजी ने जब कहा कि बेटा घर चलो, तो हिमशुक, तुम्हारी माँ तुम बहुत उदास है, तुमसे मिलकर उसकी उदासी समाप्त हो जाएगी। अब वह तोते के पिताजी उससे ऐसा कहते हैं। हिमशुक कहता है, महाराज की आज्ञा मिलने पर मैं जा सकूंगा। जब मुझे महाराज मेरी आज्ञा दे देंगे तब मैं आपके घर जरूर आऊंगा। हिमशुक ने राजा से घर जाने की अनुमति मांगी। पहले तो राजा का मन हिमशुक को भेजने के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी माँ की उदासी की बात सुनकर वह मान गए। हिमशुक ने 15 दिनों में लौट आने की बात कही। अब हिमशुक अपने राजा से आज्ञा मांगकर 15 दिनों के लिए अपने घर चला जाता है और वो कहता है कि मैं 15 दिनों बाद में पुनः लौट आऊंगा। हिमशुक अपने पिता के साथ घर पहुंच जाता है। उसकी माँ उसे देखकर फूली नहीं समाती। उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हिमशुक ने 14 दिन तो अपने घर पर हंसते खेलते गुजारे, लेकिन 15वें दिन उसने अपने माता पिता से लौट जाने की अनुमति मांगी। वह 14 दिन तो अपने माता पिता के साथ घुल मिलकर हंसी खुशी से रह रहा था, लेकिन 15वें दिन उसने अपने घर से विदा लेने की अनुमति मांगी कि अब मैं अपने घर से विदा चाहता हूं, मैं राजा के पास जाना चाहता हूं। दिल पर पत्थर रखकर उसकी माँ ने उसे लौटने की अनुमति दे दी। मतलब उदार, बड़ा भारी मन करके माँ ने उस बच्चे को कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ। उसके पिता के लिए कोई अनूठा उपहार भेजना चाहते थे। कौन? उसके पिता राजा के लिए। उन्होंने दूर पहाड़ी से लाया हुआ अमर फल राजा के लिए भेजा। इस फल को खाने के बाद खाने वाला सदा स्वस्थ और जवान रहता है। ऐसा फल तोते के पिताजी ने, हिमशुक के पिताजी ने राजा के लिए लाया। हिमशुक यह देखकर, यह फल लेकर महल की ओर उड़ गया। वो अब महल चलता है। रास्ता लंबा था, अतः उस रात उसे जंगल में व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ा। अब वह इतने लंबे रास्ते को पार करने में असफल था, अतः रात को वो वहीं पर रुक जाता है। उसने जादुई वृक्ष को एक वृक्ष की कोठरी में उसने जादुई फल को एक वृक्ष की कोठरी में सुरक्षित रख दिया। जो फल उसके पिताजी द्वारा दिया गया था, जो जादुई फल था, उसने वृक्ष का एक कोटर, वृक्ष में जो खाली गड्ढा होता है उसे कोटर कहा जाता है, उस कोटर में उसने उस जादुई फल को रख दिया। उस कोटर में एक जहरीला कोबरा रहता था। कौन रहता था? जहरीला कोबरा, सांप। उसने अपने जहरीले दांतों से फल को कुतर दिया। उसे फल का स्वाद अच्छा ना लगा, उसने फल नहीं खाया, लेकिन फल अब जहरीला हो गया। तोते का उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन वह फल अब क्या हो गया था? जहरीला, जिस बात से तोता बिल्कुल भी अनजान था। अगली प्रातः, अगली सुबह हिमशुक फल लेकर महल में दाखिल हो जाता है। वह महल में पहुंच जाता है। उसने अपने पिता की ओर से राजा को अमर फल भेंट किया। राजा ने इस भेंट को सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री ने राजा से कहा, महाराज कृपया कर इस फल को खाने से पहले इसकी जांच करवा लें, जैसे कि परंपरा भी रही है। कहता है कि आप इस फल को खाने से पहले इसको जांच, इसको चेक करवा ले, जैसे कि हमारी रिवाज रही है। कोई भी चीज खाने से पहले आप चेक करवाते हैं, वो उस परंपरा को आप निभा लीजिए। राजा को अपनी आंख पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका विश्वसनीय तोता उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। उसने आव देखा न ताव, तलवार खींचकर एक झटके में हिमशुक का काम तमाम कर दिया। राजा ने उस फल को शहर के बाहर दफनाने के आदेश दिए। अब इस पर क्या हुआ? जब राजा के अंगरक्षकों ने वो फल खाया तो एक टुकड़े के लिए कौवे को खिलाया। जैसे ही कौवे ने फल खाया तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। क्या हुआ था? उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे, अर्थात वह मर गया था। और जब ये राजा ने देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया।
उसे बहुत क्रोध आया। उसने कुछ भी नहीं सोचा समझा और तलवार के एक वार से ही हिमशुक की गर्दन अलग कर दी। उसने उसे मार दिया और तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ समय पश्चात उस फल से वृक्ष उगाया। राजा ने जब इस वृक्ष का पता चला तो उसने आदेश दिया कि वृक्ष के चारों ओर बाड़ लगा दी जाए, साथ ही यह ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि इस पेड़ के मृत्यु फल को कोई न खाए। अब राजा जब इस बात से आघात होता है कि इस फल जो आपने फल उस भूमि में गाड़ दिया था उससे अब पेड़ उगाया, और राजा इस बात की सूचना जारी कर देता है कि इसकी चारों तरफ बाड़ लगा दी जाए और इसको कोई न खाए, अगर जो इस फल को खाएगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। उस पेड़ की रखवाली के लिए पहरेदार भी रखवा दिए गए। लोग अब उस पेड़ के पास जाने से भी कतराते थे, मतलब लोग उस पेड़ के पास जाने से भी डरने लग गए। उसी राज्य का एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उसी राज्य में एक बूढ़ी दंपत्ति रहते थे। दूसरों की मेहरबानी पर जीने के कारण वे जीवन से तंग आ चुके थे, ऐसी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते थे। एक वृद्ध दंपत्ति वहां रहते थे जो दूसरों के ऊपर जीते थे, भीख मांगकर कुछ गुजारा कर लिया करते थे। वह अपने जीवन से हताश हो चुके थे, अपने जीवन से निराश हो चुके थे। वह चाहते थे कि हम अब मर जाएं। एक रात वे पेड़ के पास पहुंचे। वृद्ध व्यक्ति पहरेदार से नजर बचाकर 2 फल तोड़ लाया। एक फल उसने अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया और दूसरा उसने स्वयं खा लिया। उसी जिस पेड़ को लोग मृत्यु का फल समझ रहे थे, उसी पेड़ से उन्हें दोनों ने मरने के लिए एक एक फल खा लिया। उन्होंने फल खाते देख पहरेदार उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक वह फल खा चुके थे। पहरेदार ने सोचा कि अब वो शीघ्र ही परलोक सिधर जाएंगे, लेकिन यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए कि उन्हें कुछ होना तो दूर, उल्टे वे स्वस्थ और जवान हो गए। अब जब पहरेदार उनकी तरफ दौड़े कि अब ये शीघ्र मर जाएंगे, तो जैसे ही वो दौड़कर गए तो उन्होंने यह महसूस किया कि वो मरने की वजह एकदम ठीक और पहले से जवान हो गए हैं। राजा तक यह खबर पहुंचाई तो उन्होंने देखने आए। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ व जवान देखकर वह बहुत हैरान हुए। उसे विश्वास हो गया था कि हिमशुक जो फल लाया था वह मृत्यु फल नहीं बल्कि अमर फल था। अब उन्हें अपने किए का पछतावा हुआ। उन्हें यह महसूस हुआ कि जो उनका वफादार तोता हिमशुक वो फल लेके आया था वह अमर फल था, वह कोई जहरीला फल नहीं। उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपने प्यारे तोते को मार डाला था। वह अपनी करनी पर बहुत पछताया, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। जब हमने कोई गलत कर्म कर दिया तो हम उसको बाद में नहीं सुधार सकते। हम मात्र पश्चाताप जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम उस समय को वापस से नहीं दोहरा सकते। अपने छोटे बेटे के मुख से यह घटना सुनकर राजा शशांक बोले, इसमें कोई शक नहीं कि किसी को सजा देने से पहले यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि वास्तव में वो दोषी है या नहीं। हमें भी किसी के लिए अपना नजरिया बनाने के लिए, अब नजरिया बनाने से पहले यह जान लेना चाहिए कि वह ऐसा व्यक्ति है भी या नहीं। किसी की बातें सुनकर कभी कभार आंखों देखी बात भी सच नहीं हुआ कर। न्याय का सिद्धांत भी यही कहता है कि भले ही 100 दोषी बच निकले मगर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कि निर्दोष व्यक्ति को जब सजा होती है तो वह पूर्णतया टूट जाता है, फिर वह सदैव गलत का साथ देने का निर्णय ले लेता है। उसके मन में यह बात आ जाती है कि जब मैं सही होकर भी दोषी कहला रहा हूं तो क्यों ना गलत कर्म करके ही दोषी कहलाऊं। अतः राजा ने अपने सबसे छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें तीनों बेटे में से वह योग्यतम लगा। छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ उत्तर देने में सफल था। राजा समझ गया कि मेरा छोटा बेटा सबसे ज्यादा होशियार बच्चों में से आता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं
धन्यवाद।